Hello guys, I hope you all are doing good. So today in this video we will be starting our new chapter, that is the chapter second. किसका? NCERT क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में हमारे मौलिक अधिकार, हमारे अधिकार, ठीक है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हम पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली एक एक राइट को एक एक वीडियो में समझेंगे, ताकि आपके चीज़ें जो है ना एकदम दिमाग में बैठ जाएं। ठीक है, फिर वो कभी भी ना निकले, आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपने जो फंडामेंटल राइट्स को कभी भूलें। जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे ना और फंडामेंटल राइट्स की तरफ से एक भी क्वेश्चन आएगा, आई एम गिविंग यू दिस गारंटी, आई एम गिविंग यू दिस अश्योरेंस कि आप जो है ना उस आंसर को लिख कर आएंगे। ठीक है, आपको मार्क्स भरपूर मिलेंगे। ठीक है, बस इतनी ध्यान रखिए। चलिए, ये पहला पार्ट रहने वाला है, तो चालू करते हैं वीडियो को। आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आई एम योर फ्रेंड अरुण शामू। नाउ, इससे पहले कि हम आगे हमारी वीडियो में बढ़ें, आपके पास एक ड्यूटी बनती है आपकी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट कि उनको भी पता चले कि जो आपकी जो क्लास 11 की NCERT है पॉलिटिकल साइंस की, वो पढ़ाई जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर आपको मैं कॉम्प्रिहेंसिवली एक एक चीज़ समझाता हुआ चलूँगा, सो दैट कि सारी चीज़ें आपकी जो है ना क्लियर हो जाएँ। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उस वो कैसे पिक्चर में आता है, कैसे आया, कैसे नहीं आया। ठीक है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है, वाई डू वी नीड आ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो जो वाई है, एंड हाउ कॉन्स्टिट्यूशन मेड। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पर? कि सर आपने तो पढ़ा नहीं, मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको हमारी प्रीवियस वीडियो में। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दी थिंग्स कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, कैसे बना, क्यों ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में है और कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ चुके हैं। ठीक है, नाउ इन दिस चैप्टर वी विल बी कॉम्प्रिहेंसिवली कवरिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स और द राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम राइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको ये तो चीज़ पता होगी कि हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, मूल यानी आधार हैं वो। ठीक है, एक तरीके से हमारे जीवन के आधार हैं वो, और हम उन चीज़ों को कहीं ना कहीं कर सकते हैं और उन चीज़ों को करेंगे भी और इन्जॉय भी करेंगे। मगर कुछ चीज़ें ये भी होती हैं कि हम उन चीज़ों को करते समय दूसरों के जो आधार हैं ना, दूसरों के जो अधिकार हैं, वो नहीं हर्ट करें। ठीक है, यानी लाइफ जीने के लिए हमारे पास कुछ अधिकार हैं कि हम खाना खाएंगे, हम पानी पिएंगे, हम अच्छे से जीवन को व्यतीत करेंगे। ये सारे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए समझ लीजिए ध्यान से, व्यतीत करेंगे, स्पेंड करेंगे। ठीक है, लाइफ को अच्छे तरीके से हम एकदम मीनिंगफुल लाइफ जिएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो कहाँ से उभर कर आती हैं। अब आपने काफ़ी सारी कंट्रीज़ के बारे में सुना, यू हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट अमेरिका। अमेरिका एक नेशन है। मैं मानता हूँ कि आप अभी क्लास 11th में आए, मगर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, और वो जो है ना, जो कहीं ना कहीं एग्जाम पर कोई भी एक पर्टिकुलर एग्जाम उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब यहाँ पर आपको ये भी पता है कि एक कंट्री है अमेरिका, एक कंट्री है साउथ अफ्रीका, एक कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, एक कंट्री है, और भी काफ़ी सारी कंट्री हैं जैसे कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना वगैरह वगैरह, बहुत सारी कंट्री हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यहाँ पर कुछ कंट्री ऐसी भी हैं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और कुछ कंट्री ऐसी भी हैं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि साउथ अफ्रीका और हमारा USA। ठीक है, और ब्रिटेन हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, कनाडा हो गया, ये कुछ ऐसी कंट्री जहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो चलो हमें पता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसे इनकी कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कहीं ना कहीं जो लोग वहाँ पर रहते हैं ना, उनके अधिकार जो हैं उनको सुनिश्चित करती हैं। उनको सुनिश्चित करती हैं कि आपको अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा पहनने के लिए मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा। ठीक है, आप काम कर सकते हैं, हर जगह घूम सकते हैं, ये आपके पास अधिकार है। आप आर्म्स रख सकते हैं, यानी पिस्तौल वगैरह रख सकते हैं, वो USA में है, बिल ऑफ राइट्स में इंक्लूड करा गया। ठीक है, तो वो चीज़ें वहाँ पर हैं। साउथ अफ्रीका में डिग्निटी वाले राइट्स वगैरह कुछ बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर दी हुई हैं। यानी सबकी अलग अलग नीड्स और एस्पिरेशन, सबकी अलग अलग नीड्स एंड वांट्स हैं। सबको ध्यान में रखते हुए सबकी कंट्रीज़ में अलग अलग हमें जो राइट्स जो हैं, अधिकार जो हैं, देखने के लिए मिलते हैं। यानी अगर राइट्स की बात हो रही है ना, तो हमें साफ पता चल जाता है कि वो कंट्री क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है।
ठीक है, जहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं ना वो पीपल की विल पर चलती हैं। ठीक है, जैसे कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, लोगों से, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए जो नेशन होता है वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम यानी एक तरीके से लोकतंत्र रहता है, जहाँ पर पीपल्स की हर बात को सुना जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर भी डेमोक्रेसी है, बट वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी इन दिस वीडियो। ठीक है, अगर आगे आपके चैप्टर में आता है ना डेमोक्रेसी के बारे में, देन आई विल लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के बारे में हर एक चीज़ समझाऊंगा कि लोकतंत्र कैसा आया, कैसा क्या नहीं है, क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि हमारा जो कंट्री है ना वो लोकतंत्र, अगर आपने प्रीवियस जो क्लासेस आपकी पढ़ी है ना, जैसे कि 6, 7, 8, 9, 10th तक आपको ये समझ में आ गया हो कि हमारी कंट्री एक जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र इसमें फॉलो करा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस जो आपकी जो क्लासेस हैं उनमें पॉलिटिकल साइंस की बुक पढ़ी है तो। ठीक है, चलिए, अब जो यूएसए है वो भी एक लोकतांत्रिक कंट्री है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ यानी राष्ट्रपति जो गवर्नमेंट चलती है, यहाँ पर हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। यानी हमारे यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं हमने एक तरीके से जो इंस्पायर होकर ब्रिटेन से, वहाँ से हमने अपनी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली है। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में। अब यहाँ पर हम अपने दोबारा टॉपिक पर आते हैं, दैट इज दी राइट्स, अधिकार। अब सारी कंट्रियों के पास अधिकार हैं। ठीक है, सारी कंट्री के पास अधिकार है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गए, चलो हमने देख लिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पिक्चर में आ गया कि कैसा आया और क्यों ज़रूरत है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करता है, गवर्नमेंट के फंक्शंस तैयार करता है, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी वो तैयार करता है, सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में रिलेशंस कैसे होने चाहिए, गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में रिलेशन कैसे होने चाहिए, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में कैसे रिलेशन होने चाहिए, स्टेट्स के बीच में रिलेशन कैसे होने चाहिए, कितने प्रकार की गवर्नमेंट होनी चाहिए, कितने टायर की गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, और सिटीजन्स के बीच में रिलेशन कैसे होने चाहिए, हार्मनी किस प्रकार होनी चाहिए, राइट्स किस प्रकार होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी जाती हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसी प्रकार से राइट्स भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, सो दैट कि वी कैन प्रोसीड विद द थिंग्स दैट आर गिवन इन योर चैप्टर। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर सिंपल सी बात, जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है ना, मैंने एक एक चीज़ को एकदम यानी ओपनली आपको समझाने की कोशिश करूँगा, सो दैट कि आपको जो अपनी बुक पढ़े ना, ये जो हाईलाइटेड है ना चीज़ें, यही आपको पढ़नी है। आप अपनी बुक में हाईलाइट कर लीजिए, और कुछ भी चीज़ जो आपको यहाँ पर नहीं पढ़नी है, या तो यहाँ से पढ़ लीजिए, अपनी बुक से पढ़ लीजिए। आई विल बी टेकिंग ऑल द कंटेंट फ्रॉम योर बुक ऑनली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात कि 1982 में जो है ना, जब आसियान गेम कंडक्ट कराए जा रहे थे, देखिए यहाँ पर ओलंपिक गेम, आसियान गेम्स, बहुत सारे गेम्स जो ना जो है पूरी कंट्री में खेले जाते हैं। तो ऐसे ही 1982 में जो ना, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जब दिल्ली में ओलंपिक गेम्स हुए थे, तो आपको पता ही है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर 1982 में जब आसियान गेम्स हो रहे थे ना, तो यहाँ पर जो ना कॉन्ट्रैक्टर्स ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था गवर्नमेंट से कि वो जो है ना जो क्या करेंगे कि वो स्टेडियम्स वगैरह जो है ना बिल्डअप करेंगे। ठीक है, स्टेडियम्स हो गए, फ्लाईओवर्स हो गए, ये सारे काम उनको करने थे। ठीक है, अब वहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने जो है ना, जो पुअर गवर्नमेंट, आपको तो पता है कि हमारे कंट्री में जो है ना लेबर बहुत ज़्यादा है, लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना ज़्यादा है ना, उतनी हमारे पास लेबर है, क्योंकि लेबर तो फ्री है ना, उनको तो काम चाहिए। अब यहाँ पर जो है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे, इन्होंने क्या करा कि जो पुअर लेबर है ना, इनको काम पर रख लिया और इनसे काम करवाया खूब दबाकर। और इनको सैलरी क्या दे रहे हैं, अगर देखिए, सरकार के पास जो मिनिमम वेज एक्ट है ना, ठीक है, उसके तहत एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, जिससे नीचे कभी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को वो जो सैलरी है नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये जो पेज है आपका 27 है, और यहाँ पर ये वाला पोर्शन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो चीज़ें होती है ना, जब गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर वेज है, इतना वेज तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, कि अगर प्राइवेट में भी कोई भी काम कर रहा है ना, प्राइवेट एम्प्लॉय भी है, तो उसको एक पर्टिकुलर वेज मिलना चाहिए। तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें सुनिश्चित गवर्नमेंट करती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे 1982 में जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, यहाँ पर जो ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे, इन्होंने पुअर वर्कर्स को काम पर लगाया होता, उनको वेज जो दे रहे थे ना, वो मिनिमम वेज से बहुत ज़्यादा कम था। ठीक है, एकदम मेगर वेज हुआ करते थे, एकदम साधारण वेज हुआ करता था, जैसे इनका गुजर बसर भी नहीं चल रहा था। ठीक है, अब एक तरीके से तो यही हो गया ना कि ये जो ना फोर्स इनको कर रहे हैं कि आप काम करो, और जो ना इनको फोर्स कर रहे हैं कि आपको काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक तरीके से फोर्स लेबर हो गया ना, फोर्स लेबर हुआ। अब बैगरी भी हो गए, भीख की तरह ही तो है ये चीज़ें, क्योंकि उनको जितनी रिक्वायरमेंट है उनको वो चीज़ तो मिलने रही, और उनको ज़बरदस्ती काम भी करना पड़ रहा है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टर ने करा ये सारी चीज़ें, कॉन्ट्रैक्टर के हथकंडे हैं सारे के सारे। ठीक है,
मगर देखिए जो यहाँ पर 1982 में चीज़ें चल रही थी ना, वो चीज़ें आज भी कहीं ना कहीं प्रिवेल करती हैं, परसिस्ट हैं हमारी कंट्री में, बट हिडन है, ठीक है, इम्प्लिसिट है, ठीक है, एक्सप्लिसिट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी कि ये जितने भी, देखिए एक तो मैं जो है ना NIOS की जो पॉलिटिकल साइंस है वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और दूसरी ये CBSE की NCERT की क्लास 11th पढ़ा रहा हूँ, स्टार्ट कर दिया मैंने ये, ठीक है। अब दोनों में पता फ़र्क क्या है कि यहाँ पर आपको केस स्टडी देखने के लिए मिल जाएगी, बट आपको NIOS में केस स्टडी नहीं देखने के लिए मिलेगी। और केस स्टडी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, क्यों, हम चीज़ों को आसानी से समझ पाते हैं, मगर वहाँ पर जो चीज़ें हैं ना NIOS की बुक में, वो एज फ्लो में लिखी गई कि गवर्नमेंट किस प्रकार से काम करती है, और पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उसमें समझाया गया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ मिसिंग है, बट मैं आपको उन चीज़ों को भी यहाँ पर समझाने वाला हूँ, ठीक है, बस आप समझते जाइए। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें जब यहाँ पर चल रही थी कि जो लेबर्स थे उनको जो है ना कहीं ना कहीं फोर्स जो है, मतलब जबरन उनको काम करवाया जा रहा था कि आप जो है ना यहाँ पर काम करोगे करोगे करोगे, बस इतना था, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पर जब चल रही थी, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर फोर्स लेबर का जो आ रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है, और यहाँ पर बैगरी का भी आ रहा है, ठीक है। बैगरी यानी इन द सेंस कि उनको भीख एक तरीके से भीखी हुई नहीं, तो हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स है ना, वहाँ पर उनका उल्लंघन हो रहा था, फंडामेंटल राइट्स। अब ये बात है 1982 की, और इस समय पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था ऑलरेडी सरफेस पर था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन था ऑलरेडी वहाँ पर वो काम कर रहा था, इन सारे हित में काम कर रहा था, इनको हटाने के हित में काम कर रहा था, मगर ये सारी चीज़ें जो है ना चलती रहती हैं, ठीक है, चलती रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसे देखिए पर्सन भी होते हैं सोसाइटी में कि वो जो जब लोगों को देखते हैं ना काम करते हुए, कि उनको जो ना पैसा भी सही से नहीं मिल रहा, और वो काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, मगर उनको जो ना उनका जो लेबर है ना उस हिसाब का पैसा नहीं मिल रहा। अब इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली गई, प्ली जो है एक तरीके से याचिका दर्ज करेगी सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट को एक रीज़न दिया गया कि भाई साहब ऐसे ऐसे बात है कि ये बंदे काम तो कर रहे हैं, मगर इनको जो है ना पैसा नहीं मिल रहा उस हिसाब का। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को जो है ना एक्सेप्ट कर लिया, और यहाँ पर अपना ऑर्डर सुना दे कि भाई साहब इन वर्कर्स को इनके काम के अनुसार पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। यू कैन नॉट एक्सप्लॉइट द राइट्स ऑफ दीज वर्कर्स, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। अब ये राइट कौन सा, देखिए आर्टिकल 23 एंड 24 जो हैं वो इसी संदर्भ में काम करते हैं कि वो कहीं ना कहीं स्टॉप करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं जो फोर्स लेबर है ना, चाहे फिर फोर्स लेबर हो, बैगरी हो, या फिर बॉन्डेड लेबर हो, ठीक है, चिल्ड्रन के द्वारा या फिर किसी और के भी द्वारा, वो सब कहीं ना कहीं वॉयलेट कर, वो यहाँ पर वो प्रोहिबिट कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आर्टिकल 23 और 24 का उल्लंघन हो रहा है डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि भाई साहब इन बंदों का जो है, इस लेबरर जितने भी हैं, इनका जो काम करने वाले हैं, कर्मचारी हैं, इनका पैसा जो है ना इनको मिल जाना चाहिए समय से, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे इस वाली केस स्टडी की। मैं आपको केस स्टडी भी बताता चलूँगा सो दैट कि आपके दिमाग में घर कर जाएँ चीज़ें। अब यहाँ पर ये मचल लालुंग जो है 23 साल के थे। इनको जो है ना एक तरीके से ये कहाँ से बिलोंग करा करते थे, ये चुबुरी विलेज मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम से बिलोंग करा करते थे। इनको जो ना अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि इनकी वजह से कुछ इंजरी क्रिएट हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो ना इनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, इनका ट्रायल होना चाहिए था, मगर ये मेंटली जो ना फिट नहीं थे, अनस्टेबल थे, मेंटली अनस्टेबल थे। तो इनको जो है ना कहीं एक हॉस्पिटल में भेज दिया जिसका नाम था प्रिया गोपीनाथ बारदोली मेंटल हॉस्पिटल तेजपुर, जहाँ पर इनको ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया, ठीक है। यहाँ पर इनका ट्रीटमेंट चला। अब ऐसे ट्रीटमेंट हो जाने के बाद जब इनको अरेस्ट करा गया था ना, इस इंजरी के कारण जो इन्होंने कहीं ना कहीं करी थी, ठीक है, तो इनको जब इनकी उम्र 23 साल थी, ठीक है, जब इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो यहाँ पर जो है ना जो डॉक्टर्स थे, इनका ट्रीटमेंट हो गया, ये हस्त एकदम हट्टे खट्टे हो गए, ठीक है, हट्टे खट्टे हो गए यानी वेल हो गए, ठीक है, इनकी हेल्थ में कोई इशू नहीं रहा, मेंटली भी स्टेबल हो गए थे। तो 1967 में जो डॉक्टर्स थे इन्होंने कहा, यानी इन्होंने जो है ना एक तरीके से क्या कहा कि जेल में जाकर ये कहा कि भाई साहब ये अब अच्छे हट्टे खट्टे हो गए, तो इनको ट्रायल के लिए भेज दो, ठीक है, ट्रायल के लिए भेज दो ताकि इनकी भी जो है ना इनकी सुनवाई हो सके। अब फिर दूसरी जो पेटिशन डाली डॉक्टर्स ने, वो ये डाली 1996 में कि भाई साहब ले जाओ इन्हें, इनको कहीं ना कहीं ट्रायल इनका करवाओ ताकि इनकी भी जो राइट्स है उनका उल्लंघन ना हो। मगर जो जेल के अधिकारी
थे ना, इन्होंने कहीं ना कहीं इन डॉक्टर्स की ये जो याचिका थी इसको खारिज कर दिया। ये ट्रायल के लिए लेकर ही नहीं गए, ये जो माचल लालुंग थे ना, इनको लेकर ही नहीं गए ट्रायल के लिए। अब ये ट्रायल क्या होता है? ट्रायल ये होता है जैसे कि अगर आपने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है, ठीक है, और आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? जिसमें आपका तुरंत अरेस्ट हो जाए, जहां पर वारंट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, और आपको पुलिस अरेस्ट कर ले जाती है, तो वहां पर पुलिस जो है ना आपको ट्रायल के लिए रखेगी। मगर आज के समय में एक प्रावधान है अंडर आर्टिकल 20 के, यहाँ पर जो है ना आपको 2 प्रकार की लिबर्टी मिलती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आर्टिकल 21 में, ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 20 और 21 दोनों ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसके अंडर आपको जो है ना अरेस्ट, ये जो इनको माचल लालुंग को अरेस्ट कर लिया गया, और इनको जो है ना अरेस्ट करने के बाद इनको ट्रायल रूम में नहीं लेकर आया गया, ठीक है। ट्रायल इन द सेंस की जहाँ पर मैजिस्ट्रेट बैठते हैं, और वहाँ पर जो है ना इनके जो ऑफेंस है इनको जो है ना कहीं या तो सिद्ध करा जाता है, अगर सिद्ध नहीं करा जाता तो इनको बरी कर दिया जाता है, ठीक है। ये होता है ट्रायल, ठीक है। अब यहाँ पर इनको लेकर तो जाया गया, और इनको जो मेंटली अनस्टेबल फिट करा तो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अब हॉस्पिटल वालों ने 2 बार गुहार लगाई, ऐसा कि आप ले जाओ इनको, इनका ट्रायल करवाओ, अगर इन्होंने कोई ऑफेंस करा है तो इनको सजा मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो आप इनको कुछ बरी वगैरह कर देना, ठीक है, यानी एक्विटेड कर देना, ठीक है। तो एक्विट करने के बाद ये क्या होगा कि वो बाइज्जत बरी कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब मगर ऐसा नहीं हुआ, जेल वालों ने ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं नकार दी, और इनके ऊपर इन जो पेटिशंस यानी याचिकाएं थी जो डॉक्टर के द्वारा दी गई थी, इनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। अब जुडिशियल कस्टडी जो है ना ये उसी में रहे तकरीबन 54 साल तक ये जुडिशियल कस्टडी में रहे। फिर ह्यूमन राइट कमीशन ने जब इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया, और वो जो ट्रायल जितने भी कल्प्रिट थे, या फिर हम बोल सकते हैं जो परपिट्रेटर थे यानी जो ऑफेंडर थे, उनके ऊपर जब ये कराने कि कितनों का ट्रायल बचा है, कितनों का ट्रायल नहीं हुआ, यानी एक तरीके से सर्वे करते हैं ना, तो ह्यूमन राइट कमीशन वालों ने सर्वे करा, ठीक है। जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट, जिनका ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा होता है, तो उनको पिक्चर में लेकर आते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये पाया कि ये जो माचल लालुंग थे, इनका जो ट्रायल है ना वो तकरीबन 54 साल से रुका हुआ है, ठीक है। और 2005 में जाकर इनको रिलीज करा गया, ठीक है। जब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वालों ने गुहार लगाई, तब इनकी उम्र थी 77 साल, यानी 23 साल की उम्र में इनको अरेस्ट करा गया, और 77 साल जब ये 77 साल के हुए तब इनको रिलीज करा गया। तो इनकी 54 साल तो कहीं ना कहीं व्यर्थ गई ना, इस किसकी वजह से? एक नज़रअंदाज की वजह से, ठीक है। जो जेल के अधिकारी हैं ना, उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। ये देखिए चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको केस स्टडी बता रहा हूँ, और ये चीज़ें आज भी प्रिवेल करती हैं, आज भी हमारी कंट्री में ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप किसी दिन बड़े ऑफिसर बन गए ना, बड़े पुलिस अधिकारी बन गए, तब आपको पता चलेगा कि जो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, आप फिल्मों में देखते हैं, वो सारी चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। चलें आगे, चलिए। अब यहाँ पर जो ना ये सारी चीज़ें जब इनको फ्री कर दिया, भाई तो फ्री हो गए, तो इनके कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स जो है, अब क्या फंडामेंटल राइट बचे? कुछ तो ज़िंदगी बची है 10-5 साल की, फिर जी लेंगे और मर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना हर एक सिटीजन को जो है ना लाइफ एंड लिबर्टी का कॉन्सेप्ट देता है, कि वहाँ पर वो अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से जी सके, और उसके पास लिबर्टी हो अपनी लाइफ को जीने के लिए। वो आता है अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि अंडर आर्टिकल 22 जो है ना, अगर आप जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो मैं तो अभी आपको यहाँ पर खाली ओवरव्यू दूंगा, मगर जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे, यानी आप जो है बैचलर करेंगे या फिर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करेंगे, देन यू विल गेट टू नो कि हमारे पास एक आर्टिकल 22 भी है, जहाँ पर हमें जो है ना एक प्रावधान ये भी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर मैजिस्ट्रेट अप्रूव करते हैं कि ये बंदा इसने ऑफेंस करा है, तो इसको जो है ना कस्टडी में लिया जाएगा, अदरवाइज इसको एक्टिवेटेड कर दिया जाएगा, ठीक है, यानी बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ भी है हमारे पास, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी लाइफ एंड लिबर्टी, यानी आर्टिकल 21 के साथ साथ हमारे पास आर्टिकल 22 भी है, जिसमें काफ़ी सारे प्रावधान हैं, काफ़ी सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं। चलते हैं अब आगे, मैं आपको एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आती है हमारी बात किसकी? राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स किस किस प्रकार हैं? सबसे पहला टॉपिक जो आता है आपका आता है बिल ऑफ राइट्स। अब ये बिल ऑफ राइट्स क्या है? देखिए, बिल ऑफ राइट्स कुछ नहीं कि हमारे जो एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। देखिए, हथियार रखने का भी राइट है वहाँ पर, मगर दिस थिंग इज नॉट अवेलेबल इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल नहीं है, उसमें जो फंडामेंटल राइट्स का एक पूरा का पूरा जो चार्टर है ना, इस पर ऊपर जो पेज है उसको बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। तो वो जो जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो उस समय पर वो उसमें प्रावधान
प्रावधान नहीं था बिल ऑफ राइट्स का, वो बाद में इंक्लूड करा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर बिल ऑफ राइट्स उसी को बोलते हैं जिसकी काफ़ी सारी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वहाँ पर जो ना वो काफ़ी सारे राइट्स हैं उनके यहाँ पर भी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर भी एक एक अलग ही पार्ट है पार्ट 3, जिसमें काफ़ी सारे राइट्स दिए हुए हैं, मौलिक अधिकार दिए हुए हैं किसके, पीपल के। ठीक है, पीपल के, लोगों के अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं एक तरीके से बिल ऑफ राइट्स। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देयरफॉर इट इज ऑफन प्रैक्टिस इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री टू लिस्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ठीक है, अब ये सच राइट्स मेंशन एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड बिल ऑफ राइट्स। ऐसे ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोटेक्टर भी है और कहीं ना कहीं गारंटर भी हमारे किसका, कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स का, हमारे राइट्स का, अधिकार का। वहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना अंडर आर्टिकल 13 ये पावर देता है किसको, सुप्रीम कोर्ट को, वो हमारे राइट्स को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेगा। यानी प्रोटेक्टर किसको बना रखा है, सुप्रीम कोर्ट को बना रखा है। ठीक है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं ये भी देखेंगे अभी हम। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर ये दे रखा है कि जो बिल ऑफ राइट्स बनाए गए हैं, ये जो बिल ऑफ राइट्स बनाए गए हैं कि ये चलो दिए गए हैं, ठीक है, मगर दिए गए हैं किससे प्रोटेक्ट करने के लिए दिए गए हैं। अब देखिए हम, मेरे पास भी राइट है कि मैं जो ना कहीं ना कहीं डैग बजा सकता हूँ, डैग यानी कॉलम वगैरह यानी डीजे वगैरह बजा सकता हूँ रात को 10-10 11-11 बजे 12-12 बजे। अब इससे क्या होगा कि मैं तो अपने राइट्स का एंजॉय कर रहा हूँ, मगर आपके जो राइट्स, अगर आपका घर मेरे घर के बराबर में है तो आपके राइट्स का तो उल्लंघन है ना। आप क्या चाहते हैं, आप एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहते हैं ताकि आप जो ना रात को आराम से सो सकें। तो कहीं ना कहीं ये जो राइट्स जो लिखे गए हैं, दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्यों दिए गए हैं, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो जो अपने अधिकार जो उनके अधिकार हैं जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो आपके राइट्स बच सकें, आप अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट दिया हुआ है कि रात को 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा। ठीक है, ताकि आपके राइट्स का उल्लंघन ना हो और दूसरे बंदे के भी राइट्स का उल्लंघन ना हो और मेरे राइट्स का भी उल्लंघन ना हो। सिंपल सी बात, ये समझिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर यही लिखा गया है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ में कि लेजिस्लेचर, आप जानते हैं पार्लियामेंट, देखिए एक मिनट से, ये पार्लियामेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट में 3 प्रकार के ऑर्गन आते हैं, दैट इज दी लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर यानी लॉ बनाने वाले, जिसको हम बोलते हैं विधायिका। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव जिसे हम बोलते हैं कार्यपालिका, और जुडिशरी जिसे हम बोलते हैं न्यायिका, न्याय करने वाली। सबको अलग अलग दिया गया है। ठीक है, अभी ये पार्लियामेंट में जुडिशरी नहीं आती है। ठीक है, पार्लियामेंट में जुडिशरी नहीं आती, यहाँ आते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट आते हैं, प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर एक पार्लियामेंट बनाते हैं। लेजिस्लेचर में अगर कोई बिल आया है उस पर डिस्कशन होगा लोकसभा में, राज्यसभा में। ठीक है, लेजिस्लेचर में। और एग्जीक्यूटिव जो है ना वो लेजिस्लेचर के ऊपर ही डिपेंडेंट है, यानी होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसके ऊपर है, लेजिस्लेचर के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि जो प्राइम एग्जीक्यूटिव है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो बिल लेकर आया गया और लोकसभा और राज्यसभा में जब ये डिस्कस हो जाएगा, यानी अगर हम बात करें कि लेजिस्लेचर में लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट ये हैं। लेजिस्लेटिव यानी लोकसभा में जब ये बिल आया कोई भी, तो वहाँ पर डिस्कशन होगा राज्यसभा में भी और लोकसभा में। तब जब तक उसको प्रेसिडेंट साइन नहीं कर देंगे तब तक वो लॉ नहीं बनेगा। ठीक है, इतनी बात समझिए आप अभी तो फिलहाल। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ समझाता हुआ चलूँगा सो दैट कि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब जब लॉ बन रहा है तो जो लेजिस्लेचर है यानी विधायिका, जो विधायक कोई भी लेकर आती है वो अपने पास कि हम इस पर्टिकुलर इस विशेष सब्जेक्ट पर, एक विशेष विषय पर क्या करेंगे, एक रूल लेकर आएंगे, एक नियम बनाएंगे, कायदे कानून बनाएंगे। तो उसको इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं ना उसका उल्लंघन ना करे। अगर ऐसा कोई भी उल्लंघन होता है, ऐसा कोई भी राइट्स या बिल बनाया जाता है ना जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करे, तब वहाँ पर जुडिशरी पिक्चर में आ जाती है। ठीक है, जुडिशरी पिक्चर में आते हैं। ब्यूरोक्रेसी कौन होती है, होलसेल एग्जीक्यूटिव होती है। जो लेजिस्लेचर के द्वारा कायदे कानून बनाए जाते हैं ना वो ब्यूरोक्रेसी यानी जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है ना उसके द्वारा एग्जीक्यूट करे जाते हैं। नॉन परमानेंट यानी 2 प्रकार की एग्जीक्यूटिव होती है, परमानेंट, टेम्पोरल, ये और परमानेंट। टेम्पोरल वो होती है जो कहीं ना कहीं लोकसभा में बैठते हैं। ठीक है, और जो परमानेंट होती है वो IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर जो होते हैं ना वो होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने यहाँ पर बात करी राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि क्यों है, किस लिए हैं, क्यों दिए गए हैं। ठीक है,
चले अब आगे चलते हैं यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स इन द ए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स जो पिक्चर में आए हैं ना आज के समय में, अब यहाँ पर जब मैंने आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बताया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपको पढ़ना है, क्या आपने पढ़ा था? चलिए कोई बात नहीं। अब वहाँ पर जो ना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो नेहरू जी के द्वारा उसको पुट फॉरवर्ड करा गया था, जो आगे चलकर हमारा प्रियम्बल बना, मैं आपको प्रियम्बल भी बताऊंगा। ठीक है, प्रियम्बल बना, अब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई थी। अब देखिए वो सारी चीज़ें जो भी थी वो कहीं ना कहीं हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ करती थी उनसे ही तो इंस्पायर हुई थी। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे यानी स्वतंत्रता सेनानी थे, वो ये जानते थे कि जो लोग हैं कंट्री में रह रहे थे उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उनकी नीड्स क्या, उनकी वांट्स क्या, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। अब उन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए एक मूल चीज़ भी थी, वो थे फंडामेंटल राइट्स, अधिकार उनके। वो चाहते थे कि ये अधिकार हों, ये अधिकार हों। और जब ये अधिकार आने वाले थे, ये अधिकार जब पहले ही डिसाइड हो गए थे, मोतीलाल नेहरू कमेटी ने डिमांड करी थी बिल ऑफ राइट्स की 1928 में। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था ना, तो इनको यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया गया था। जैसे कि यूनानिमसली क्या करा गया था, जो एडल्ट एडल्ट सफरेज था, एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, उसको यूनानिमसली एक्सेप्ट कर लिया गया था कि एक प्रोविजन रहेगा कि वोट देने का अधिकार सबको रहेगा 18 साल से। पहले 21 साल हुआ करते थे, फिर उसको घटाकर 18 साल कर दी गई थी। अब आपका काम ये बनता है कि आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, मोबाइल सबके पास है मैं जानता हूँ, आप गूगल पर ये सर्च कीजिए कि जो उम्र है वो वोट देने की उम्र 21 से 18 कब करी गई थी, आप मुझे बताइए। ठीक है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये तो करेक्ट हो गया था, ये तो सुनिश्चित हो गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना बिल ऑफ राइट्स के रूप में रखे जाएंगे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें तो क्लियर हो गई थी, तो इसके लिए दो कोई से भी ओपिनियन आने ही नहीं थे, तो ये तो सुनिश्चित है कि फंडामेंटल राइट्स आने ही वाले। तो इसलिए जो फ्रीडम स्ट्रगल जितने भी हुए थे ना, उन्होंने कहीं ना कहीं पहले ही तय कर दिया था कि भाई साहब जो बिल ऑफ राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स, वो तो आकर ही रहेंगे, वो तो आने ही आने हैं। मैं आपको यहीं पर ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, ये पेज की। ठीक है, अब ये चीज़ें इसलिए क्योंकि ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी समझ में आ जाए, आप यहाँ से हाईलाइट करके पढ़ सकते हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलें आगे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना ये फंडामेंटल राइट्स इनको बोला गया। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स जब लेकर आ गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इनको फंडामेंटल राइट्स क्यों बोला गया? क्योंकि इनको अलग ही जगह दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट थर्ड में। पार्ट थ्री कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है 3, जिसमें फंडामेंटल राइट्स रखे गए हैं। ठीक है, उसमें और कुछ इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ आपको पता रहनी चाहिए, तो इसलिए इनको मूल बोला जाता है। ये मूल है, कॉन्स्टिट्यूशन के मूल हैं, जो कहीं ना कहीं पीपल्स की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं, उनके एस्पिरेशंस को और बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं वो मैं आपसे आगे बात करूंगा। ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऑर्डिनरी राइट्स अलग हैं। ऑर्डिनरी राइट जो नॉर्मल राइट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी राइट हो, जैसे कि राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और ये किस में है? हमारे डीपीएसपी, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो ऑर्डिनरी राइट्स हैं, तो वो ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा एनफोर्स किए जा सकते हैं, मगर इनको ये जो एनफोर्स होते हैं ना, ये ऑटोमेटिकली एनफोर्स होते हैं। अगर इनमें ऑर्डिनरी राइट्स में कोई भी फेरबदल, संशोधन लेकर आना पड़े, तो वो ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा लेकर आया जा सकता है। जैसे कि जब 1978 में 44th अमेंडमेंट के तहत क्या करा गया था कि एक राइट टू प्रॉपर्टी, हमारा एक राइट टू प्रॉपर्टी एक राइट हुआ करता था, फंडामेंटल राइट, उसको उस समय पर हटा दिया गया था, एक लीगल राइट बना दिया और आर्टिकल 300A के तहत उसको रख दिया गया और उसको लीगल राइट बना दिया। वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा, अब वो ऑर्डिनरी लॉ के तहत भी गवर्न हो सकता है। मगर फंडामेंटल राइट में अगर कोई भी संशोधन लेकर आना है, तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा और उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। आगे हम बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी, और जब रिजिडिटी पढ़ेंगे ना जब हम रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ है ये। ठीक है, चलिए अब ऑर्डिनरी राइट्स को चेंज करा जा सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर ऑर्डिनरी राइट्स का अगर आपका उल्लंघन होता है ना, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो। मगर यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन होता है, तो यहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट भी जा सकते हो। वैसे तो जब लेजिस्लेचर के द्वारा या फिर एग्जीक्यूटिव के द्वारा कोई भी एक्शन लिया जाता है, चाहे फिर वो स्टेट में हो या फिर सेंट्रल लेवल पर हो, ठीक है, या फिर वो राज्य में हो या फिर केंद्र सरकार हो, अगर कोई भी एक ऐसा लॉ बनाकर लेकर आती है और वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करे, तो जुडिशरी ऑटोमेटिकली पिक्चर में आ जाती है। अंडर आर्टिकल 13 जुडिशरी को ये पावर मिलती है, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर मिलती है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सके। जुडिशियल रिव्यू यानी एक तरीके से जांच पड़ताल कर सके कि जो लॉ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया
है सेंट्रल लेवल पर, केंद्र लेवल पर, वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जुडिशरी के पास आ जाती हैं। ये आपकी बुक में लिखी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अब आप ये सोचेंगे कि मैं अगर डीजे बजाऊं रात को वो मेरा एब्सोल्यूट राइट है। नहीं, मैं अगर जब इमरजेंसी चल रही हो पूरे कंट्री में, इमरजेंसी एक तरीके से आपातकाल की जो आपातकाल लगा हुआ हो पूरी कंट्री में, पूरे देश में, उस समय पर मैं फ्रीली मूव कर सकूं। उस समय पर अगर कोई राइट्स लॉ लेकर आया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा ताकि वो कंट्री को गवर्न कर सकें और मैं मेरे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है और मैं जाकर सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचूं, तो ये सारी चीज़ें नहीं है। यहाँ पर ये बात है कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट तो है ही नहीं। यहाँ पर अगर लॉ एंड ऑर्डर की, अगर देश के इंटरेस्ट की बात आती है ना, देश के हित की बात आती है, तो उस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए फंडामेंटल राइट्स पर प्रतिबिंब लगाया जा सकता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, चाहे फिर वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर हो वो केंद्र सरकार। ठीक है, वो कर सकती है ये सारे काम, उसके पास राइट्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको बात? चलें आगे। चलिए, इमरजेंसी क्या है ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ये जो एक पेज है ना आपकी बुक में दे रखा है, इसमें दे रखे हैं पूरे के पूरे राइट्स जो मैं अब आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर पहला राइट है राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम दूसरा है। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, तीसरा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी पांचवा है ये। ठीक है, और छठा है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। अब मैं आपको सबसे पहले पढ़ाता हूँ राइट टू इक्वेलिटी, समझ लीजिएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, राइट टू इक्वेलिटी में 4-5 राइट्स हैं। ठीक है, ये 14 से आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आती है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बस इसी का बता रहा हूँ मैं, अगले आने वाली वीडियो में दूसरे का बताऊँगा। इसमें आते हैं राइट टू इक्वेलिटी बिफोर लॉ, राइट टू इक्वेलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के आगे। कानून अंधा होता है ये तो सबको पता है, मगर कानून के आगे जब पट्टी बनती है ना, कानून की देवी की आंखों में पट्टी बनती है, वो इसलिए बांधी जाती है ताकि वो सबको एक समान ट्रीट कर सके, चाहे फिर वो पुअर हो या फिर रिच हो, चाहे फिर वो गरीब हो या फिर अमीर हो, चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे फिर वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो। ठीक है, यानी इसीलिए यहाँ पर जो प्रोटेक्शन दी जाएगी लॉ की, वो सबको एक समान दी जाएगी। ठीक है, दूसरा आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ये है आर्टिकल 14। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। और यह आर्टिकल 15 जो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव पर प्रतिबिंब लगाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, और यहाँ पर ये भी कहता है कि सबको इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए, चाहे फिर वो कोई शॉप हो, होटल्स हो, वेल्स हो, टैंक्स हो, ठीक है, बाथिंग घाट्स या फिर रोड हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये है हमारा आर्टिकल 15। ठीक है, अब आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी पर प्रतिबिंब लगा देता है, रोक लगाता है। और आर्टिकल 18 ये कहता है कि कोई भी टाइटल हो वो जैसे कि पहले वो कहते हैं राजा रजवाड़े, जैसे कि राजा अधिराज, महाराज ये कर रहे हैं, महाराज आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अगर टाइटल है किसी के आगे, जैसे कि अगर किसी को भारत रत्न दिया जाता है या फिर पद्म भूषण दिया जाता है, ये सारे जो ना नेशनल लेवल के ऑनर्स हैं। ठीक है, यानी एक तरीके से पुरस्कार है। अब इनको कोई यूज करे एज अ टाइटल के तौर पर, उसका पुरस्कार भी छिन जाएगा और उसको जो है ना जेल भी हो जाएगी, उसको पेनल्टी भी लग सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर राजा अधिकार, राजा अधिराजा या फिर महाराज ये और ये वो वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी पहले के ज़माने में। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर अबॉलिश कर दी गई, कोई भी टाइटल नहीं है। ठीक है, जो कि ये डिफाइन करे कि ये कहाँ से है। ठीक है, सिंपल नाम रखो और चलो। ठीक है, चलिए, यहाँ पर टाइटल्स कुछ भी नहीं है। ये है आपके राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ये है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ये है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये है। ठीक है, और आपका एक और बचता है, वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। अब देखिए, वैसे तो मैं बता सकता हूँ कि राइट टू फ्रीडम जो है आपका कहीं ना कहीं जो है कहाँ से कहाँ तक आता है, 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, और राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है ये किस में आता है, 23 और 24 में। ठीक है, और जो रिलीजन वाले हैं वो 25 से 28 तक। ठीक है, ये वाला। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात? 28 तक, और 29 ये 30 है, ये हमारा 32वां। और 31 में आता था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, जो आज के समय में रिपील्ड कर दिया गया है और उसको लीगल राइट बना दिया गया है। ठीक है, चले आगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम राइट टू इक्वालिटी के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 केस स्टडी दे रखी है आपकी बुक में। पहले ये स्वदेश कुमार की दे रखी है। ठीक है, और दूसरा ये एक एंकरिंग की दे रखी है, एंकर की। स्वदेश कुमार जो है ना अपने फ्रेंड के साथ अपने विलेज में जाता है। ठीक है, विलेज में जाता है, वो रोड साइड होटल पर रुकता है और वहाँ पर देखता है
है कि भाई साहब भूख भूख लगी है तो यहाँ पर चाय वाय पी लेते हैं। उसका फ्रेंड उसके साथ में होता है। उसका फ्रेंड जो है ना दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता था, मगर वो नहीं, ठीक है। जब होटल में वो जाते हैं दोनों के दोनों, तो वो जो सुदेश होता है तो उसको तो बैठा दिया जाता है अच्छी जगह पर, और उसको अच्छे कप में जो है ना चाय वगैरह सर्व करी जाती है। मगर जो उसका दूसरा फ्रेंड था ना, उसको ये सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं नहीं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि जो चाय वाला होता है ना, उससे ये पूछता है कि तुम किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो वो बता देता है कि मैं दलित से बिलोंग करता हूँ। तो वो कहता है कि तुमको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको भेदभाव होता हुआ दिखाई पड़ा ना। यहाँ पर जो राइट टू इक्वेलिटी है वो क्या काम करता है, वो यही तो कर रहा है कि जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को यानी भेदभाव को कम कर रहा है। किस बेस पर? कास्ट के बेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई। चलिए, पहली केस स्टडी आपको समझ में। अब दूसरी ये है कि एक न्यूज़ चैनल पर जो ना एंकरिंग हो रही थी, यानी जो जैसे कि बताते हैं ना, आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं कि कल बारिश होगी, परसों बारिश होगी, तरसों बारिश नहीं होगी, परसों तरसों बारिश होने के बाद फिर सूखा पड़ेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं ना। अब वहाँ पर आप मेल को भी देखते हैं और फीमेल को भी देखते हैं बताते हुए। अब यहाँ पर मेल जो थे, अब मेल को तो नौकरी से नहीं निकाला, मगर जो टीवी चैनल का मालिक था ना, उसने ये कहा कि वुमेन से ये कहा कि बहन जी आप जो है ना आप यहाँ से चले जाइए, और आपको जो है ना अब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो एज है ना वो 45 से ऊपर है। मगर 45 के अबव जो मेल थे उनको नहीं निकाला, मगर वुमेन्स को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो वुमेन थी। यहाँ पर जेंडर के बेस पर भेदभाव हुआ ना। अब यहाँ पर देखिए आर्टिकल 15 में जेंडर के बेस पर भी तो, यानी सेक्स के बेस पर भी तो भेदभाव को रोका गया है नहीं रोका गया है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने की बात करी गई। ये आपकी बुक की केस स्टडी है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। चले आगे, चलो। अब यहाँ पर आता है राइट टू इक्वालिटी जो होता है यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना सबको प्रोटेक्शन दी गई है, चाहे फिर वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं प्रैक्टिस किया जा सकता है। किसके बेसिस पर? ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर, ठीक है। और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आ रही है तो यहाँ पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी भी इस बेसिस पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। चाहे फिर वो रेस हो, कास्ट हो, सेक्स हो, बर्थ ऑफ प्लेस हो, या फिर रिलीजन हो, ठीक है। अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जैसे कि IAS IPS जो बनते हैं, और PCS वगैरह, SSC हो गए, या फिर CGL वगैरह हो गए, या फिर आपके बैंक के एग्जाम हो गए, तो यहाँ पर आपसे भेदभाव नहीं होगा, आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी तो आपको यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो कलर कर रखे हैं ना, मैंने इसको किसके अकॉर्डिंग करा है? ये अकॉर्डिंग से करा है। ये जो है आर्टिकल 15, ठीक है, और यहाँ पर ये आर्टिकल 15 का एग्जाम्पल, ठीक है, और ये आर्टिकल 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आर्टिकल 16 दिखा रखा है ना, ये कलर मैंने कर रखे हैं, कलर कोडिंग, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं इसकी PDF जो है ना आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। अगला आता है ये कि भाई साहब अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत होती है ना, उसको भी प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी को लेकर आना है, ठीक है। अब तीसरा है कि किसी भी पर्सन को टाइटल यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो मैंने आपको अभी बताया। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी, ठीक है। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको कोडिंग दिखा रखी है यहाँ पर, कलर कोडिंग, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आप पढ़ सकते हैं खुद ब खुद, ठीक है। आगे आता है आपके यहाँ पर ये कि यहाँ पर आपके देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना ये दे रखा है कि आपने कभी सोचा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल स्टेटस, इक्वल जो अपॉर्चुनिटी के साथ साथ जो है ना प्रमोशन भी दे रखा है। देखिए इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग दैम ऑल, प्रमोट भी करनी है ये सारी चीज़ें, ठीक है, कि इक्वालिटी सबको मिलनी चाहिए। कि आपने कभी सोचा कि ये सारी चीज़ें हैं? हमारे प्रीएम्बल में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें लिख दी गई हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चलकर जो प्रीएम्बल बना था ना, वो यही था, ठीक है। जैसे कि इसमें लिख रखा है, ये जो प्रीएम्बल है आप याद कर सकते हैं, इनके जो वर्डिंग है ना, इनकी जो फिलॉसफी है, इसकी जो फिलॉसफी है, इसको याद कर सकते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोल्यूमनली रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवेरियन सोशली सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस किस संदर्भ में? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल संदर्भ में। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड वर्शिप, किस किस की लिबर्टी? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की, ठीक है। इक्वालिटी किस किस संदर्भ में? स्टेटस की इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी। फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, अश्योरिंग द डिग्निटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी दे रखी हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए भाई साहब, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर यही दे रखा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिफाई दैट द गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट सोशल स्कीम, ठीक है। अब इक्वलिटी देखिए हमारे यहाँ पर जो है ना, आपको तो पता ही है कि एंशिएंट काइल से जो है ना कहीं ना कहीं छुआछूत हो या फिर भेदभाव हो, वो प्रिवेल कर रहा है। किस कम्युनिटी के साथ? 4 वर्ण हुआ करते थे, शूद्र पहले हुआ करता था, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्रा। शूद्रा की बात आया करते थे अनटचेबल्स, ठीक है। अनटचेबल्स के साथ अनटचेबिलिटी बंद करी गई है अंडर आर्टिकल, किस अंडर आर्टिकल के तहत? 17 के तहत, ठीक है। और 15 के तहत डिस्क्रिमिनेशन बंद करा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। तो सारे जनों को फिर जो है ना इक्वल स्टेटस में भी तो लेकर आना है, चाहे फिर वो शूद्र हो या फिर वैश्यास हो, सबको इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए चाहे फिर वो बैकवर्ड क्लास हो, चाहे फिर वो सोशली या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई भी और जो बैकवर्ड क्लास हो, तो उसके संदर्भ में उस स्टेटस को अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन में लेकर आना हो, चाहे फिर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे फिर वो कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली हो, तो अगर उनकी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, अगर वो एक तरीके से समान तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं ना कंट्री में, ठीक है, जैसे कि अदर कास्ट कर रही हैं, तो उनके लिए जो स्टेट जो है ना स्कीम्स वगैरह कोई भी प्रावधान ऐसा कर सकता है कि उनको एडिक्वेटली रिप्रेजेंट कराया जा सके। जैसे कि आपने देखा होगा कि कंसेशन मिलता है, काफ़ी स्कूलों में वजीफा भी मिलता है, जिसको हम बोलते हैं स्कॉलरशिप, ठीक है। तो SC STs के लिए और हमारे जो OBCs होते हैं उनको काफ़ी कंसेशन दिया जाता है जब वो फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है। जॉब्स में जो है प्रमोशन में और उनकी जो अपॉइंटमेंट में भी काफ़ी सारे रिजर्वेशन वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर लिखे हैं? राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी में अंडर आर्टिकल 14 क्लॉज 4 में ये लिखा हुआ है कि स्टेट के द्वारा ऐसी पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं जहाँ पर जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जा सकता है, ताकि सबको एक स्ट्रीम लाइन में लेकर आया जाए, ना कि किसी को ज़्यादा प्रमोट करा जाए, ठीक है। ज़्यादा प्रमोट हो जाएगा तो फिर दूसरे का उल्लंघन हो जाएगा ना। इसीलिए सबको एक लाइन में लेकर आने के लिए स्टेट के द्वारा एफर्ट्स लिए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वुमेन जो नेशनल वुमेन कमीशन भी बन चुकी है एक अब तो, ठीक है। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें एफर्ट वगैरह लिए जाते हैं स्टेट के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ कवर। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ये चीज़। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, ये आपको बताने हैं, ठीक है। आपको ओपिनियन मैं चाहूँगा कि एक हदिबंधु गाँव है, ठीक है, जहाँ से एक पोस्ट कार्ड रिलीज हुआ और वहाँ पर जो है ना उसकी यहाँ पर एक शादी है, ठीक है, कम्युनिटी फेस्ट बोल सकते हैं हम इसे। तो वहाँ पर जो है ना ये हुआ कि उसने उसके यहाँ पर एक प्रथा है कि जो अपर कास्ट है ना, अपर कास्ट और जो ब्राइड है, सॉरी गुरूम जो है उसके पैर वगैरह धोए जाएंगे, और जो अपर कास्ट है उनके पैर वगैरह धोए जाएंगे, और उसके बाद जो खाना वगैरह खाकर जाएंगे ना, तो उसको क्लीन अप करा जाएगा, किसके द्वारा? जो दलित कम्युनिटी है उसके द्वारा। तो यहाँ पर जो ये जो हदिबंधु में एक मैन है ना, वो कहता है कि भाई साहब ऐसा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ के जो पीपल है वो ये कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं पढ़ लिख चुके हैं, वो इन सारी चीज़ों को नहीं मानते, ठीक है। अब जब ये सारी चीज़ें बोली गई ना, तो यहाँ पर जो अपर कास्ट हुआ करती थी उसने क्या करा कि जो उस कम्युनिटी के लोग हुआ करते थे उनको मारा, उनकी औरतों को नंगा दौड़ाया, ठीक है। मैं ये इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर लिख रखा है परेडेड नेकेड इन द विलेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज भी होती है। मणिपुर में अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि जो परेड कराई गई थी, जो वुमेन हुआ करती थी, ठीक है, जो कुकी कम्युनिटी हुआ करती थी और एक मेती कम्युनिटी हुआ करती थी, उसमें एक तरीके से कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी चीज़ आज भी प्रिवेल करती है। तो मैं यहाँ से आपसे ये आंसर चाहूँगा कि आपका क्या सोचना है। डज दिस केस इन्वॉल्व फंडामेंटल राइट वायलेशन, ठीक है, या फिर व्हाट वुड यू ऑर्डर द गवर्नमेंट टू डू इन दिस केस? आप क्या कहेंगे गवर्नमेंट को करने के लिए इस केस में? क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर बात करी जाए आर्टिकल 14 की, तो राइट टू इक्वलिटी सबके पास है, और अंडर आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी एक पावर है कि अगर कोई भी कस्टमरी लॉ ऐसा है, और वो कहीं ना कहीं कस्टमरी लॉ ऐसा है जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, दूसरे जो लोअर कम्युनिटीज़ है उनके राइट्स का भी, तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आ जाएगा, और आप वहाँ पर आपको जो है अंडर दी सर्टेन लॉज आपको जो है ना सजा वगैरह हो सकती है, जो भी ऐसी एक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके राय मैं चाहूँगा, आपकी जो ओपिनियन है वो मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताएं, ठीक है। तो चलिए ये जो टॉपिक आपका ख़त्म हो चुका है, अगला टॉपिक बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको मुझे काफ़ी सारा बैकग्राउंड भी बताना था, तो इसलिए काफ़ी लंबी चली गई वीडियो। तो अभी तो फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है दैन यू कैन राइट टू मी, ठीक है। योर क्वेरीज ऑन टेलीग्राम, ठीक है, डायरेक्टली आप सर्च कीजिए @अरुण शर्मा, आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे। या फिर एक चैनल भी बना रखा है, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर जाकर आपको एक आपका